अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद वहीद योर बायोलॉजी टीचर। लेक्चर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि कल का लेक्चर आप लोगों ने RH यू कैन से इंटरेक्शन और फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस की आपने प्रैक्टिस की होगी, और उसके एंड के ऊपर एक एक्टिविटी भी दी गई थी। आई होप कि आपने उसको भी प्रैक्टिस किया होगा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट वी न्यू टॉपिक इज एपिस्टेसिस। क्या होती है एपिस्टेसिस और इसका इंटरेक्शन किस तरह होता है डिफरेंट जीन्स के साथ, उसको स्टडी करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22 और आज हम ले रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 11। टॉपिक अंडर डिस्कशन इज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होती है, उसके लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेक्चर का आगाज करते हैं इस एनिमेशन के साथ। लुक एट दिस, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक क्रोमोसोम का पेयर। इसका नंबर कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पर्टिकुलर जीन इस क्रोमोसोम के लॉकस नंबर 3 पे प्रेजेंट है। आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अलील्स आपस में मिलकर एक जीन की अपीयरेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त हम जिस इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं वो इंट्रा क्रोमोसोमल नहीं है। यानी कि हम होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जो जीन प्रेजेंट है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक रिमोट इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके टीवी के साथ जो आपका रिमोट कंट्रोल होता है उसको आप एक डिस्टेंस से बैठ के कंट्रोल कर रहे होते हैं, राइट। आप बिल्कुल टीवी के साथ ही ना कोई केबल अटैच होती है, ना आप खुद वहां पे मूव करते हैं, बल्कि आप डिस्टेंस से बैठकर रिमोटली उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये समझ लें कि एक जीन जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जीन के एक्शन को या उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। दिस रिमोट एक्सेस ऑफ अ जीन दैट इज लाइंग ऑन वन होमोलोगस क्रोमोसोम with the gene that is lying on some other homologous chromosome is called as basically epistatic effect। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं यहां पर आपके डेफिनेशन। It is an interaction of a gene on a homologous chromosome with a gene lying on some other homologous chromosome। राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर ये है। फर्स्ट के लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 3 है। इसका एक जीन, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ जीन ऑफ मेटाबॉलिक रेट, राइट, और ये कंट्रोल कर रहा है एक ऐसे क्रोमोसोम को जो फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट है, और ये डिटरमाइन कर रहा है हाइट को। सिमिलरली अगर मेरे पास ये एक और होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसका नंबर है फॉर एग्जांपल 22, और ये कंट्रोल कर रहा है इसके वेट गेन करने की एबिलिटी को, तो ये वाला जीन जो क्रोमोसोम नंबर 3 पर है इट इज गोइंग टू अफेक्ट नॉट ओनली जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 12 बट ऑल्सो द जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 22। तो ये जो एक इंटरेक्शन है जीन का विद अदर यू कैन से क्रोमोसोम्स, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एपिस्टेटिक इफेक्ट। एपिस्टेटिक इफेक्ट में दो तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हो और वो इस लोकस पे मौजूद डोमिनेंट या रिसेसिव जीन से खेल रहे हों। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे प्रेजेंट है डोमिनेंट जीन, वो इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट डोमिनेंट जीन या रिसेसिव जीन से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी बात मनवा रहा है। इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एपिस्टेटिक इफेक्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम यहां पे रिसेसिव जीन्स का पेयर, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, अब एक रिसेसिव जीन है,
लेकिन ये वाला रिसेसिव जीन दूसरे किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट डोमिनेंट जीन को भी क्या करेगा, डिक्टेट करेगा। अगर इस तरह की कोई बात हो तो फिर हम उसे बोलते हैं कि इट इज अ रिसेसिव एपिस्टेटिक इफेक्ट, राइट। डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे तो ये डोमिनेंट एपिस्टेटिक इफेक्ट होगा, अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट होंगे तो वो रिसेसिव एपिस्टेटिक इफेक्ट होगा। गॉट द पॉइंट। अब सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल यहां पे प्रेजेंट है डोमिनेंट जीन, यहां प्रेजेंट स्टूडेंट्स क्या, कैपिटल ए, और इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है एक रिसेसिव जीन, फॉर एग्जांपल स्मॉल एच। नाउ दिस कैपिटल जीन or dominant gene is going to dictate a recessive gene at some other chromosome at some other locus. क्या ये वाला इंटरेक्शन डोमिनेंट जीन की तरह से कर रहा है या कि नहीं? तो आंसर इज नॉट। जब हम लोग एक टिपिकल मेंडेलियन इंटरेक्शन की बात करेंगे, जैसे आपको याद होगा हमने कैपिटल टी स्मॉल टी की बात की थी, या हमने कैपिटल वाई स्मॉल वाई की बात की थी, या हमने एपिकल और किसकी बात की थी, एक्सिलरी की, तो उस वाले केस में जो क्रोमोसोम थे वो एक ही लॉकस पे प्रेजेंट थे, एक ही क्रोमोसोम एक ही होमोलोगस पेयर के एक ही लॉकस पे प्रेजेंट थे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिख रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं स्मॉल ए, तो अब दिस कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, बट द जीन्स आर लाइंग इन द सेम क्रोमोसोम एट द सेम लॉकस। अगर इस तरह का होगा तो यह बिल्कुल डोमिनेंट डायरेक्शन होगा। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि यहां पे जो प्रेजेंट जीन है वो किसी दूसरे लॉकस के ऊपर जाके इंटरेक्शन शो कर रहा है, तो फिर ये नॉर्मल डोमिनेंस इंटरेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक डोमिनेंट एपिस्टेटिक इंटरेक्शन है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपको अभी ये बात बताई है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दो रिसेसिव जीन हो और वो यहाँ पे प्रेजेंट किसी डोमिनेंट अलील को डिक्टेट कर रहे हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो ये कहलाएगा रिसेसिव एपिस्टेटिक इफेक्ट। बात समझ आ गई? सो फिर बता रहा हूं, डोंट कंफ्यूज इंटरेक्शन ऑफ कैपिटल ए विद स्मॉल ए विद इंटरेक्शन ऑफ इट्स कैपिटल टी विद इट्स कैपिटल टी। ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, आप में से किसको याद है कि इसको किसने डिस्कवर किया था? एक्सीलेंट, आंसर इज लैंडस्टाइनर ने। इस पर्टिकुलर केस में यू नो वेरी वेल, बहुत बड़ा डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ कि अगर आप लोगों के पास एंटीजन ए है, अगर आप लोगों के पास एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए, याद है ना। और अगर आप लोगों के पास एंटीजन बी हुई तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। और अगर आप लोगों के पास एंटीजन कौन सी हुई? दोनों, यानी कि एंटीजन ए भी हुई और बी भी हुई, तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी। लेकिन अगर मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। इट इज इंपॉर्टेंट, इस आज के टॉपिक में इट इज इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर किसी ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप कहलाएगा ओ। अगर आप इसमें डालोगे एंटी सिरा ए तो भी कोई कोएगुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसमें डालोगे एंटी सिरा बी तो भी यू नो वेरी वेल के इसमें कोई कोएगुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर एंटी सिरा ए के साथ भी कोएगुलेशन ना हो और एंटी सिरा बी के साथ भी कोएगुलेशन ना हो, तो इसका मतलब यह है कि उसमें ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है और ना ही उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा मेरे पास? ओ, राइट। तो किसी जगह पे आरबीसीज का एंटी सिरा डालने पर कोएगुलेट हो जाना रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है। और आपको एक बात और याद होगी, मैंने ये बोला था कि एक ऐसा कपल जिसमें से खा मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक बंदा अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला हुआ तो उनके यहाँ ओ ब्लड ग्रुप वाला बेबी कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। आपको मेरी बात याद होगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक ऐसा कपल जिसमें मियां और बीवी में से किसी एक का ब्लड ग्रुप अगर ए बी होगा तो उनके यहाँ ओ ब्लड ग्रुप वाला बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन हिस्ट्री के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का मिरेकल भी हो चुका है, राइट। उसी मिरेकल को, उसी एक अजीब सी चीज को और उसके पीछे छुपी हुई साइंटिफिक हकीकत को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ ए एंटीजन बनाने वाला जीन
और बी एंटीजन बनाने वाला जीन, ये एक ही क्लस्टर में क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपने इसे अपने माइंड में जगह देनी है कि हमारे ए एंटीजन बनाने वाली जीन और बी एंटीजन बनाने वाली जीन्स क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट होती है। राइट, देखते हैं कि इस बात को हम आगे मजीद कैसे लेके चलते हैं। वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की एंटीजन की। एंटीजन क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है, कौन से, ए और बी एंटीजन। चलें, बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक और मिसाल देते हैं। नॉर्मली जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने अच्छे दिन बहुत जोश खरोश से बनाती हैं। हम भी एक जिंदा कौम है, हम अपनी 14 अगस्त को भी बड़े शायाना शान तरीके से मनाते हैं। वी लव आवर फ्लैग एज वेल, हम अपने वतन के परचम से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हम उस दिन बहुत से परचम लहराते हैं। परचम लहराने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप अपने परचम को जितना बुलंद हो उतना ऊपर लगाएं। तो जाहिर है आप खुद तो ऊपर ही जा सकते हो, तो हम फिर क्या करते हैं कि हम उस परचम के साथ एक स्टिक लगाते हैं, एक डंडा लगाते हैं, एक रॉड लगाते हैं और उसे मैक्सिमम बुलंद करके लगाते हैं। यस, इट इज अ साइन ऑफ आवर लव एंड अफेक्शन विद आवर कंट्री। क्या हम लोग विदाउट दैट पर्टिकुलर स्टिक उस झंडे को कहीं अटैच कर सकते हैं या बुलंद कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। यही वाला काम हमारी ये वाली जीन कर रही है जो अब क्रोमोसोम नंबर 19 पे प्रेजेंट है। दिस पर्टिकुलर जीन इज कॉल्ड एज एच जीन। दिस पर्टिकुलर जीन इज कॉल्ड एज एच जीन। राइट, मैंने आपको एनालॉजी दी है किसकी, फ्लैग की, कि फ्लैग के अंदर दो चीजें शामिल हैं, एक आप लोगों का अपना फ्लैग और दूसरी उसकी अटैचमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अपने माइंड में रखनी। फ्लैग किसका बना हुआ है? बेसिकली कपड़े का बना होता है। राइट, और जो अटैचमेंट है वो यूजुअली आप लोग बैम्बू स्टिक लगाते हो आमतौर पे, जो लगानी भी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम मेटल का रॉड इस्तेमाल ना करें, बिकॉज इससे जान जाने का खतरा भी हो सकता है। अगर करंट कहीं साथ अटैच हो जाए तो बेहतर है कि आप किसी लकड़ी के स्टिक के साथ इसको अटैच करें। इसीलिए मैंने यहाँ पे बैम्बू का वर्ड यूज किया है। तो ये बांस की लकड़ी और ये वाला कपड़ा फ्लैग को लहराने में आपकी हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर हमारा क्या था, 9, वो बनाता है एंटीजन। बात को तो गौर से सुनिएगा। लुक एट दिस फ्री डायग्राम। ये मेरे पास अगर एक आरबीसी है तो इस आरबीसी की सराउंडिंग में प्रेजेंट है यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एंटीजन। फॉर एग्जांपल एंटीजन ए, फॉर एग्जांपल एंटीजन बी, राइट, और फॉर एग्जांपल मेरे पास बोथ एंटीजन ए एंड बी। अब ये वाली एंटीजन इस पर्टिकुलर आरबीसी के सरफेस पे तब चिपक सकती है कि जब मैं यहाँ पे एक ग्लाइकोप्रोटीन अटैच करूं। दिस पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन इज एक्टिंग एज अ बैम्बू। ये बैम्बू के तौर पे काम कर रही है और ये जो जीन है इट इज एक्टिंग एज द योर रियल फ्लैग। अब अगर मेरे पास ये वाली स्टिक नहीं है तो ये वाला बैम्बू तो ये वाला एंटीजन इस आरबीसी की सरफेस पे अपने आप को अटैच नहीं कर सकता। तो इस पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन इस एच जीन के कंट्रोल में है। बात समझ आई? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आपके ख्याल में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक कपल है जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, लेकिन उनके यहाँ एक ओ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, एक ऐसा बेबी प्रोड्यूस हो जाता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, तो मेरा ख्याल है कि आप फौरन आंसर दे सकते हैं यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसके क्रोमोसोम नंबर 9 पर लिखा हुआ है एंटीजन ए बी, लेकिन वो वाला जीन जिसने हमें ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रोवाइड करनी थी वो अब यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एंटीजन इज प्रेजेंट इन द ब्लड, इट कैन नॉट अटैच इटसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो दिस पर्टिकुलर आरबीसी विल अपीयर एज, जैसे मैंने आपको याद बताया था कि ओ ऑर्गेनिज्म का आरबीसी कैसा होता है, गंजा, उसके सरफेस पे किसी किस्म का बार नहीं है, किसी किस्म का एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन प्रोड्यूस करने के बावजूद वो एंटीजन इस एच जीन की एबनॉर्मलिटी की वजह से इस पे अटैच नहीं होगा। तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग एंटीजन ए एंटीजन बी, दिस ऑर्गेनिज्म will phenotypically appear as O. Its blood group will be O. It is important, right? और यही बेसिकली एक्टिविटी भी थी आप लोगों के पास
इसका जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले इंडियन शहर बॉम्बे में हुई थी, और इसी रेफरेंस से हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे बॉम्बे फिनोटाइप भी बोलते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप, राइट। तो फिर आपसे डिस्कस करता हूं, आखिरी दफा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि याद रखिए हमारे पास एंटीजन लाने के लिए जो जीन है इट इज लाइंग ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, लेकिन उस पर्टिकुलर एंटीजन को आरबीसी के सरफेस पर अटैच करने के लिए जीन चाहिए होता है दैट इज लाइंग ऑन क्रोमोसोम नंबर 19, राइट। आमतौर पे 99.9999% ये दोनों जीन्स एग्जीक्यूट होते हैं और बच्चे का फिनोटाइप और जीनोटाइप अपने पेरेंट्स के मुताबिक ही होता है, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म पर भी उंगली उठाने से पहले तहकीक जरूर कर लिया करिए, कुरान शरीफ का इरशाद भी है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा कपल जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म ए बी ब्लड ग्रुप वाला है उसके यहाँ एक ऐसा भी प्रोड्यूस हो जाए जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, जो कि यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। उसके पीछे कॉज क्या है? हमारे क्रोमोसोम नंबर 19 पे पाया जाने वाला जीन एच अगर ये एब्सेंट होगा तो सही पेरेंटेज के बावजूद एक एबनॉर्मल यू कैन से जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस हो सकता है। सो इट वाज अ बेसिकल एक्टिविटी दैट इज गिवन इन योर बुक। तो ये जो एग्जांपल थी माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज रिगार्डिंग द बुक। आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे फिनोटाइप को डिस्कस किया गया है, राइट। अब हम देखते हैं अगर आप स्टडी करेंगे फर्दर तो क्या और एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं रिगार्डिंग दिस वेरी इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज एपिस्टैटिक इफेक्ट। तो आंसर इज यस। बहुत फेमस एक डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज एल्बिनिज्म, राइट। तो एल्बिनिज्म भी एक ऐसा यू कैन से डिसऑर्डर है दैट इज ड्यू टू सम एपिस्टैटिक इफेक्ट। इसके अलावा आपने एक डिसऑर्डर सुनोगा उसका नाम होता है एल्जाइमर, राइट। तो एल्जाइमर जो है राइट, इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के हमारे हेयर कलर्स हैं आर हेयर कलर्स, ये भी अपना इफेक्ट चेंज करते रहते हैं बाय कंट्रोलिंग और बाय इंटरेक्टिंग विद सम अदर जीन्स। इसके अलावा जो हमारा स्किन कलर है ये भी और इसके जितने भी शेड्स हैं ये सारे के सारे अपना कलर चेंज करते रहते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद द रिमोट जीन्स। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट एपिस्टैटिक इफेक्ट, राइट। आई होप कि आप इन सारे एग्जांपल्स को अपने माइंड में रखेंगे और इन सारी चीज़ों को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड। इस दुआ के साथ कि आप इन चीज़ों को अपने माइंड में जरूर रखने में कामयाब हों और मैक्सिमम मार्क्स भी स्कोर कर सकें ताकि आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचें। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़। और हमेशा कहता हूँ कि अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा और अब कभी नमाज़ पढ़ें तो हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।